चलिए तस्वीरें में हमने आपको दिखा दी कि किस तरीके से लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे और कतार बहुत ही लंबी। और सुबह सिर्फ अगर हम 9 बजे तक की बात कर ले तो तब तक 10% तक मतदान हो चुका था। अंदाजा लगाइए कि मतदान का प्रतिशत कितना आगे तक जा सकता है। हालांकि कोरोना काल है, ऐसे में बहुत सारे लोग डर भी रहे होंगे, शायद वो चुनाव करने ना पहुंचे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ओर से तमाम तरह से लोगों से अपील की गई है कि आपको डरने की जरूरत नहीं। हमने व्यवस्था ऐसी बना रखी है कि जो कोरोना संक्रमित हैं वो भी पूरे एहतियात के साथ में पीपी किट पहनकर, ग्लव्स लगाकर ईवीएम के पास पहुंचकर बटन दबा पाएंगे। ये पूरी व्यवस्था मुकम्मल की गई है और इसलिए शायद यही वजह कि जो भरोसा था इलेक्शन कमीशन का, भरोसा जगह पाने में इलेक्शन कमीशन कामयाब रहा और यही वजह की कतारें लग रही है। और अब हम चलिए मधुपुर उपचुनाव के हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी मनीष राज और साथ में हमारे साथ एक प्रदीप सिन्हा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनके जरिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। जी नमस्कार जी। प्रदीप जी, पहला सवाल, दबाव कितना महसूस कर रहे हैं आप? इस चुनावों के दौरान तो कार्यकर्ताओं पर दबाव होता है कि हमारे नेता उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हर दरवाजे तक पहुंचे और मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाएं, और वो दबाव का दौर खत्म हो गया। आज जो है सारी मेहनत जो हम लोगों ने 15 दिन की उसका परिणाम का दिन है। अब मतदाता घर से निकलें, अब बूथों तक पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य था। और जैसा आपने अभी अपनी रिपोर्ट में बताया कि लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, तो ये खुशी की बात है कि लोकतंत्र के इस पर्व में लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, हमारे नेताओं ने जो संबोधन के माध्यम से लोगों से अपील की कि आप अपने अपने घरों से निकलें और अधिकाधिक संख्या में बूथों तक पहुँचे, मतदान करें। और इस बार जो विरासत की एक लंबी फेहरिस्त है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो उसको तोड़ के लोकतंत्र की स्थापना के लिए हम लोगों ने गंगा नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। और लोगों से हम लोगों ने बार बार ये अपील की कि कहीं ना कहीं इस चुनाव के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो एक वंशवादी पार्टी है, बरहेट में मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य चुने जाते हैं, दुमका में जब सीट वो खाली करते हैं तो उनके परिवार के ही सदस्यों को चुना जाता है, बेरमो में जब सीट खाली होती है तो कोई पुत्र ही चुनाव लड़ता है। इस बार भी हाजी साहब के मृत्यु के बाद जो सीट रिक्त हुई है उस पर भी उनका पुत्र चुनाव लड़ रहा है। तो ये जो वंशवाद के आप कह रहे हैं कि बेल को फैलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसको रोकना चाहती है। और हम चाहते हैं कि एक जनता का सेवक और आमजनों के बीच जो लोकप्रिय हो, हर उनके दुख मुसीबत में साथ रहता हो, वैसे आप व्यक्ति को आप चुनें। बिल्कुल प्रदीप सिन्हा जी, तो आपका साफ ये कहना है कि जो मेहनत हमने करनी थी वो तो हमने कर ली, चुनाव प्रचार जो करना था हमने कर लिया, हम जनता तक पहुंचे, हम जनता के घर तक पहुंचे। दर्शकों बता दें आपको कि इस वक्त, दर्शकों को बता रहे हैं हम कि इस वक्त चुनाव चल रहे हैं मधुपुर में और लंबी कतारें नजर आ रही है। और यहाँ पर गठबंधन की ओर से हफीजुल हसन जो कि कैबिनेट में मंत्री भी हैं, वो जेएमएम प्रत्याशी के तौर पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं और मैदान में हैं। और दूसरी तरफ गंगा नारायण सिंह हैं जो कि एनडीए की ओर से बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं एनडीए की ओर से। तो इन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला और हम लगातार उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ हम उन चर्चाओं को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर हैं उनके साथ भी पहुंचे और साथ ही साथ जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो खासतौर से बीजेपी और जेएमएम या कांग्रेस, इन नेताओं से, उनके प्रवक्ताओं से भी हम लगातार आपकी बातचीत करवा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों हम मधुपुर को कैसे और किस तरीके से कवर दे रहे हैं। तो हम एक बार फिर से मनीष राज के पास चलते हैं यहां पर, क्योंकि मनीष भी लगातार सुबह से इस मतदान को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, उनके मिजाज को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष, फिलहाल वोटिंग परसेंट की हम बात कर लेते हैं। बहुत देर से वोटिंग परसेंटेज के बारे में हमने जानकारी नहीं दी दर्शकों को। तो 9 बजे तक की वोटिंग परसेंट 10% थी, 10% हो चुका था। अब अगर हम बात करें 10:30 बजे तक का, तो फिलहाल स्थिति क्या है, वोटिंग परसेंटेज किस स्तर पर पहुंच चुका होगा? देखिए, निश्चित तौर पे तेजी से मतदान हो रहा है, हर बूथ पे लोग आ रहे हैं, खास करके महिलाएं काफी बड़ी संख्या में आई हैं। जहां जहां मैं बूथ से गुजरा हूं वहां महिलाओं की संख्या काफी लंबी कतार रही है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर 9 बजे तक 10% आया था, लेकिन वो लगातार बढ़ रहा है। और हम जहां अभी हैं वहां भी लंबी कतारें लगी हैं और यहाँ पर एक बूथ पे लगभग 40% हो चुका है, दूसरे पे भी लगभग
30% के आसपास हो चुका है। तो ये, लेकिन चूंकि ये अलग अलग बूथ पे अलग अलग होते हैं और सब समराइज करके एक बार फिर फाइनली किया जाता है, तो लगातार बढ़ रहे हैं बूथ पे मतदाताओं की। और चूंकि थोड़ी सी धूप बढ़ी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि महिलाएं काफी संख्या में पंकज दिखी हैं। पंकज, इससे पहले हम लोग राजनीतिक पर बात हो रही थी, प्रदीप सिन्हा जी बैठे हुए, शायद मेरी आवाज उन तक पहुंच सके। तो एक मैं बात कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग पूरे राजनीतिक को ये कर विश्लेषित करें तो यूपीए गठबंधन चट्टानी एकता दिखा चुकी है, लेकिन भाजपा में कड़ा साफ दिखा, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं, प्रदीप सिन्हा जी भी जानते हैं इस बात को, प्रदेश अध्यक्ष भी जानते हैं कि गोड्डा सांसद और राज परिवार जिनकी टिकट कट गई, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है। बिल्कुल। ये भले ही यहाँ लोग आपस में ना बात करें इस चीज को लेकर के, या फिर अपने ऊपर केंद्र में जाकर इन बातों को नहीं चर्चा करें शायद, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस आज जो चुनाव हो रहा है जिसके परिणाम को बहुत ही दिशा देगा। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि गंगा नारायण के चुनाव में जिस तरीके से गोड्डा सांसद ने भूमिका अदा की है, लगातार वो आगे आगे बढ़े थे, नामांकन के दिन भी वहां पहुंचे थे और बढ़ चढ़ के मंच से उन्होंने बहुत कुछ कहा था। हालांकि कुछ बयान उनके विवादास्पद भी हुए जिसका खमियाजा हो सकता है कि ये करना पड़े, क्योंकि रावण की लंका जलाने की उन्होंने बात कर दी थी। शायद सांसद ये भूल गए थे कि ये देव नगरी है और यहाँ पर लंकेश्वर कहा जाता है देवभूमि को, क्योंकि लंका रावण ने ही महादेव को यहाँ लाया था। और यहाँ मैं आपको बता दूं, पूरे देश में सभी जगह लंका दहन होता है, रावण वध होता है, लेकिन अकेले बैद्यनाथ धाम में रावण दहन नहीं होता है। ये बड़ा बयान था। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि गोड्डा में जो हम सफर चुनाव के वहां भी ट्रेन के समय वहां हुआ। तीसरी बात, जो कांग्रेस के जामताड़ा के जो विधायक थे उन्होंने पूजा की जब शिव मंदिर में, तो उनका बड़ा बयान आया। तो ये तमाम बातें जो उनके जो बयानबाजी होते हैं उसका भी असर दिखेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार भाजपा ने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जो पिछले बार इनके हार का सबसे बड़ा वजह हुआ था, क्योंकि उस समय वह आंसू से थे, लेकिन इस बार उन्हें टिकट, और जिस तरीके से अंतिम क्षण में यह फैसला लिया गया है, और इस टिकट देने के पीछे गोड्डा सांसद बाबूलाल मरांडी, रणधीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, इन तमाम लोग, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए थे, सभी लोगों से बात किया और जाने के बाद अचानक से फैसला हुआ कि गंगा नारायण सिंह को दिया जाएगा, उन्हें शामिल किया गया। तो इससे गंगा नारायण सिंह के प्रत्याशी बनने पर निश्चित तौर पर भाजपा माने या न माने, लेकिन मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में लोग बट गए हैं, मतदाता बटे हैं, उनके समर्थक बटे हैं। और इसका असर आप समझिए कि 2-3 दिन पहले देवघर में एक सर्व ब्राह्मण सभा की आयोजन किया गया, जिसमें राज परिवार पहुंचे थे, कांग्रेस के के झा पहुंचे थे, सारे पुरोहित समाज पहुंचा था, लेकिन गोड्डा सांसद तो शायद नहीं दिखाई दिए थे। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो गंगा नारायण सिंह आपके हार की वजह बने थे, उसे आपने अपना तो बना लिया, लेकिन जो सहयोगी आपकी आंसू थी उसको आपने दूर कर लिया। प्रदीप सिन्हा जी, यहां पर मनीष राज ने साहब का मान सहयोगी ने कि आपने गंगा नारायण को तो जरूर अपने पास ले लिया, अपने खेमे में ले लिया, लेकिन वो जिस पार्टी से आते थे, जो अब आपके सहयोगी है, वो आपसे दूर है इस चुनाव में। तो ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है वो एनडीए ने यहां पर, एनडीए की जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है और बढ़त जो है वो यूपीए गठबंधन ने साफ यहां पर बना लिया है, तो ये जनता को भी दिख रहा है। देखिए, अगर आजसू की ओर से कोई अगर विरोध का स्वर आता तो समझ में आती, लेकिन आजसू ठीक है चुनाव प्रचार में वो शामिल नहीं हुए, लेकिन ना तो उनके नेतृत्व ने, ना उनके कार्यकर्ताओं ने किसी तरह का विरोध दर्ज कराया। तो हम तो मानते हैं कि मौन सहमति हमारे साथ है और आजसू पार्टी एक लंबे समय से हमारे साथ रही है। आपने देखा होगा कि अभी जो चुनाव बंगाल में चल रहे हैं, वहाँ भी बागमुंडी की सीट हम एनडीए के गठबंधन के तहत आजसू पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं कि आपस में रह के जो विस्तार है संगठन का, हम आजसू को ही मदद कर रहे हैं कि वो बंगाल में भी अपनी पांव जमाए। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने बूते यहाँ पर चुनाव लड़े हुए हैं, आजसू के कार्यकर्ता जो विगत चुनाव में गंगा नारायण सिंह के साथ थे, वो आज भी हमारे साथ हैं और ग्राउंड वर्कर जो उनके हैं वो गंगा नारायण सिंह जी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए ये कहना कि यूपीए को एज है, कोई भी चुनाव लड़ती है, कोई भी चुनाव, चाहे वो छोटे स्तर का चुनाव क्यों ना होता, नगर पालिका का चुनाव क्यों ना होता, पूरी ताकत, पूरी दमखम के साथ वो चुनाव लड़ती है, अपने सहयोगियों के साथ जुट कर लड़ती है। तो क्या उस तरीके से आपको लगा, क्योंकि आपके जो तरीका था, आपका जो स्वभाव था, वो इस बार यूपीए में नजर आया, आप पूरे एक तरह आक्रामकता के साथ में मुख्यमंत्री खुद कैंपेन करते नजर आए, तो आपके जो प्रचार की जो शैली है वो इस बार लगता है यूपीए ने वो हायर कर लिया था। देखिए, हमारे कुछ अच्छे चीज़ों की अगर नकल कोई दूसरा कर रहा है तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए प्रशंसा की बात है। और जहां तक मुख्यमंत्री के कैंपिंग की बात है कि मधुपुर में वो जम गए, तो कहीं ना कहीं ये भय दिखा रहा है कि उनको
पूरा विश्वास नहीं है हफीजुल अंसारी पर कि वो अपने बूते चुनाव जीत सकते थे। मंत्री तो उनको बना दिया, एक मनोवैज्ञानिक दबाव क्षेत्र के लोगों पर डालने की कोशिश की गई कि आपके बीच झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले अगर वो जनता के मैदान में आते मंत्री बनने से पहले, तो मैं समझता हूँ कि एक लड़ाई जो है बराबरी की होती। लेकिन एक तरफ हफीजुल अंसारी तो बतौर मंत्री के रूप में जनता के बीच हैं, और एक तरफ गंगा नारायण सिंह जो जनसेवक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं क्षेत्र में। आजसू से चुनाव लड़ते हुए पिछली बार उन्होंने 45,000 से ज़्यादा मत लाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी की शक्ति उनके साथ है, तो मैं समझता हूँ कि वो पूरी ताकतें जो गंगा नारायण सिंह को रोकना चाहती हैं, आप देखेंगे कि निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं का जो मोटिवेशन है निश्चित रूप से वो बूथ में दिख रहा है, और बूथ में जो भीड़ दिख रही है परिवर्तन के लिए वो लोग वोट करने जा रहे हैं कि अब यहाँ से वंशवाद की समाप्ति होनी चाहिए। और एक तो विषय में आप बाद में चर्चा करूंगा जब आप इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूँ कि अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन जब डिबेट आगे बढ़ेगी तो सारी बातें मैं लाऊंगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सिन्हा जी, क्योंकि